किसकी पहचान है? एलबी इस्तेमाल होता है पाउंड के लिए। किसके लिए? मैंने आपको बताया था एसपीएस सिस्टम, उसमें पाउंड किसके लिए होता है? फोर्स या वजन के लिए। जब एक को पाउंड में लेते हैं तो यहाँ पे हम बात मास की कर रहे हैं ना, यानी वजन की, तो यहाँ पे ग्राम का कन्वर्जन पाउंड में होता है। तो 1 ग्राम कितने पाउंड के बराबर है? 0.002 एलबी। ये बता इतना इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो 1 ग्राम बराबर है 0.002 पाउंड के। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है, खास तौर से ये ऊपर वाली लिखी को लाजमी याद रखना। मगर इसकी और डिटेल भी हम बाद में जब इनकी प्रोसेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इनको नोट कर लो, इनको समझ लेना, और जब अगली क्लास होगी उसमें हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। अब याद करना है, समझना पेपर के हवाले से क्या वर्णिक कैलकुलस का सवाल हो गया, वो है द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम हमने क्या पढ़ लिया इससे पहले? द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो कि मीटर होता है, द स्टैंडर्ड ऑफ मास जो कि किलोग्राम होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ, अब पढ़ रहे हैं क्या? स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो कि होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अमान और दानिश आप लोग सब तरीके से बैठो जरा, भले एक साथ बैठ जाओ लेकिन सही से बैठो। एक बुक यहाँ होनी चाहिए और खुली भी होनी चाहिए। बुक किताब पढ़ने के लिए होती है, सही है? सही है ना? बुक को फेस करना सीखो, फेसबुक नहीं सीखो, बुक को फेस करो। तुम्हारे पास बुक है? अच्छा भाई देखो, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यानी टाइम को मेजर किया जाता है किसमें? सेकंड में। तो भाई 1 सेकंड कितना होता है? ये भी यकीनन हमारे साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। ये हमें बता दिया कि इतना वक्त गुजरेगा, इतना वक्त गुजरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक मखसूस वक्त बता दिया कि इतना वक्त गुजरेगा, तो वो कितना होगा? 1 सेकंड। फिर हमने आगे खुद से डिसाइड किया कि कैलकुलेशन करके कि अगर 60 सेकंड गुजरेंगे तो वो होगा 1 मिनट, 60 मिनट गुजरेंगे तो वो होगा 1 आवर, 1 घंटा, 24 घंटे गुजरेंगे तो वो होगा 1 दिन, 30 दिन गुजरेंगे तो वो होगा 1 महीना। मैंने तो जब मार दी। अच्छा 12 महीने गुजरेंगे तो क्या होगा? 1 100 साल गुजरेंगे तो क्या होगी? 1 सदी। तो ये टाइम की कैलकुलेशन है, लेकिन टाइम का जो स्टैंडर्ड है वो कौन है? सेकंड। अब सेकंड के अलावा कोई भी यूनिट होगा सेकंड से बड़ा या सेकंड से छोटा, तो उसको कन्वर्ट करके लेकर आएंगे किसके अंदर? सेकंड के अंदर। तो हमें कन्वर्जन भी सीखनी होगी आगे, लेकिन फ़िलहाल ये पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन देखनी है कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में सेकंड की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो देखो भाई 9 बिलियन, जिसके आगे 9 डिजिट आए वो किस में आएगा? बिलियन में। 9 बिलियन, ये 192 मिलियन। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, उसके साथ पढ़ना। देखो पहले क्या है? 9 बिलियन 192, इसको 192 भी बोल सकते हैं कि 192 मिलियन, बट मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 9 बिलियन 192 मिलियन। भाई मिलियन कब पढ़ेंगे? जब आगे कितने डिजिट्स आ रहे हो? 6। 192 के बाद कितने आ रहे हैं? असल में मैं सेपरेटर के साथ पढ़ रहा हूँ, ये सेपरेटर यानी कॉमा। पूरा 192 मैंने एक साथ पढ़ लिया। 192 फिर आगे कितने डिजिट्स हैं? 6 मिलियन। अब अगला सेपरेटर क्या है? 631, या आप बोल सकते हैं 631 एक साथ। हाँ वही बात। तो क्या बोलेंगे? देखिए 631। हाँ कितने डिजिट्स आ गए? 3। तो क्या बोलूँगा? 1000। ये फिर क्या बच रहा है में? 770। खाली पढ़ने के लिए बताया कैसे पढ़ेंगे। देखो 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770, यानी ये एक रकम के तौर पे पढ़ के दिखाया है, रकम के तौर पे। दोबारा देख लो 9 बिलियन 192 मैं एंड जो बोल रहा हूँ ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या खाली 192
मिलियन 631,770। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू को इस तरह पढ़ के देखा, लेकिन हम इस तरह बोलेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो आप सिंपली बस वैल्यू याद रखेंगे क्या, 9192631770। ये वैल्यू आपको याद रखनी, जैसे कि आप अपने वालिद साहब और वालिदा के मोबाइल नंबर याद रखते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर याद रखते हैं। तो ये नंबर आपको याद रखना है। जिस तरह एक नंबर कहाँ याद कर रहा है, वो वाला लेंथ वाला, ठीक है ना, जो टाइम इंटरवल वाला था ना, ये शायद उसमें नहीं था, बहरहाल टाइम इंटरवल। तो दो बड़े बड़े नंबर आपके पास मौजूद हैं, एक लेंथ के लिए और एक सेकंड के लिए। ये नंबर का भी यहाँ इस्तेमाल होगा, सही है। अब सुनो, बता रहा हूँ, पहले नंबर बता रहा हूँ, नंबर है क्या, ठीक है। जरा इसको मैं थोड़ा मिटा भी देता हूँ पहले इसको ना, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक एटम है, उसका नाम है सीजियम 133। क्या नाम है उसका, सीजियम 133। अच्छा, अभी की जो हम बात समझेंगे ना, वो थोड़ी गहराई और डिटेल वाली बात है, जो कि यकीनन अभी आपके लिए बहुत अर्ली है, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन को समझाने के लिए बताना पड़ता है, तो बहुत कोशिश करता हूँ आसानी से बताने की और आप उसको समझ लें, क्योंकि इन चीज़ों की जो डिटेल है ना, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखो भाई, सीजियम 133 एक एटम है। क्या है, एक एटम। क्या है एटम? एटम कहते हैं बहुत बारीक सा ज़र्रा, ठीक है, जिसको हम समझते थे पहले कि इससे मज़ीद छोटा और कुछ नहीं होता, इसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन फिर पता चला कि ये भी टूट सकता है। और इससे छोटे कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब है एटम की एक दुनिया है, जिसको बोलते हैं एटम का स्ट्रक्चर। तीन भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। मैं बताऊंगा किस तरह के भाई हैं। अभी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, सब पता चलेगा किस तरह के भाई हैं। अब सुनो, एटम की दुनिया यानी एटम का स्ट्रक्चर, सही, एटम का स्ट्रक्चर में जब हम एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो बहुत किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें एलिमेंट्स की कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव। बोलो क्या वर्ड बोला मैंने, रेडियो एक्टिव। असल में जब वर्ड रेडियो एक्टिव आ रहा है, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। क्या करते हैं, रेडिएशंस यानी एनर्जी को अपने अंदर से बाहर फेंकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव, सही है। अच्छा, और बाज़-औक़ात बहुत से एटम ऐसे होते हैं जिनको हम एनर्जी दें, तो उन एटम्स के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी लेके ना एक्साइटेड हो जाते हैं। एनर्जी लेके क्या हो जाते हैं, जिस तरह आपको पैसा मिलता है और आप एक्साइटेड हो जाते हो, तो इस तरह वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके क्या हो जाते हैं, और फिर वो उछल के ऊपर आते हैं। मतलब अब वो कहाँ ऊपर आते हैं, मान लो वो एक ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर बोलूँगा। जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो जंप लगा कर आ जाते हैं कहाँ, छत पर, या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर। लेकिन जब उनकी वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, या वो कुछ ही देर बाद वापस जब दोबारा नीचे गिर रहे होते हैं, तो वो उस एनर्जी को जो उनको हमने दी है उसको वो वापस बाहर की तरफ ज़ाया कर देते हैं, या फेंक देते हैं, या ख़र्च कर देते हैं, यूँ समझ लो। क्या कर देते हैं, खर्च। तो इस तरह एक एटम जो है ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और एनर्जी को इमिट भी करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और एनर्जी को बाहर भी फेंकता है। तो सीजियम एटम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस एटम को हम देते हैं एनर्जी, रेडिएशन हम खुद देते हैं, और वो एनर्जी रेडिएशन कौन सी होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोवेव्स। कौन सी, जिसका वर्ड आपने सुना भी होगा, माइक्रोवेव। जो ओवन होता है उसके अंदर जो हीट पैदा होती है ना, वो उस रेडिएशन की वजह से होती है। तो इस सीजियम एटम को कौन सी एनर्जी हम खुद देते हैं, माइक्रोवेव, सही है भाई, माइक्रोवेव। जब आप इसको माइक्रोवेव की हीट या एनर्जी देते हो, तो सीजियम का जो एटम है ना, उसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन। क्या है, पहले ये बात समझ लो कि सीजियम जो एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं 55। कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 55। ये असल में कहलाता है टोटल तादाद न्यूट्रॉन और
प्रोटॉन की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ बहुत सी बातें ऐसी है जिसको अभी हम आगे चल के टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसीलिए हर चीज़ को मैं डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ इस टॉपिक के लिए। यहाँ 133 इसका एक पूरा एक टोटल नंबर है, इसको मास नंबर कहते हैं। उसका 133 का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद। सही है। अब देखो ये बात यहीं सुन लो कि जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने 55 लिखा है 55, तो इसका मतलब है सीजियम के पास 55 प्रोटॉन है और 55 ही है इलेक्ट्रॉन। सही है। अब ज़रा एटम की दुनिया का तसव्वुर कर लो एक मिनट। एटम की दुनिया क्या होती है? एक सेंटर में एक छोटा सा एक बॉल समझ लो, ठीक है। वो बॉल कहलाती है न्यूक्लियस। क्या है? एक सेंटर है, एक सेंटर चीज़ है, वो बॉल है, वो एक मैटर है, वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस। सही है। उस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर काट रहा होता है? देखो जब हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले सेंटर में लिखते हैं एन। एन फॉर व्हाट इज एन? एन फॉर न्यूक्लियस। एन फॉर न्यूक्लियस। क्या चीज़? असल में देखो, जब सुनो किसी भी एटम का जो मरकज़ है ना, मरकज़ मतलब सेंटर या मरकज़ क्या होता है? जिसके गिर्द कोई चीज़ घूम रही होती है ना, तवाफ़ कर रही होती है, या वो उसकी बुनियाद होती है। तो न्यूक्लियस एटम का क्या है? मरकज़ है, सेंटर है, और वो कहलाता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सुन लो अभी ये बात, क्या कौन है उसमें? न्यूक्लियस एक सेंटर है, एक घर है, एक इदारा है, उसमें कौन है? न्यूट्रॉन और नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन है? न्यूट्रॉन और, यहाँ मैं N+P लिख रहा हूँ, यानी न्यूट्रॉन और जी। सही। अब देखो न्यूट्रॉन यहाँ लिख देते, चलो न्यूट्रॉन और दूसरा कौन? प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो टोटल तादाद है वही ये वाला नंबर होता है। अब यहाँ 133 का मतलब है सीजियम एटम के न्यूक्लियस में जो 133 तादाद है वो किसकी है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, पार्टिकल होते हैं। यानी ये मान लो इस घर में, इस न्यूक्लियस वाले घर में 133 लोग रहते हैं, उसमें 55 कौन है? प्रोटॉन। 55 कौन है? और जो बाकी रह गए वो कौन होंगे? बाकी कौन होंगे? वो माइनस कर लो 133 में से। सुनो 133 टोटल है, 133 में से 55 कौन है? प्रोटॉन। और जो बाकी बच जाएंगे वो कौन होंगे? वो कौन होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। सही है। अब सुनो, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, सही है, जितने प्रोटॉन, उस न्यूक्लियस के गिर्द उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। उस न्यूक्लियस के गिर्द उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किस तरह से? जैसे आप नाम सुनते हैं सोलर सिस्टम का, जिस तरह ज़मीन और बाकी तमाम प्लैनेट किसका चक्कर काटते? किसके गिर्द घूमते? सन के गिर्द घूमते ना, सूरज के गिर्द घूमते। तो मान लो सूरज क्या है? न्यूक्लियस, और बाकी तमाम प्लैनेट कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन है? इलेक्ट्रॉन एक ज़र्रा है, एक पार्टिकल है। तो एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उस न्यूक्लियस के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। सही। और जिस रास्ते में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उनके रास्ते को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? लेकिन याद रखो, एक ही ऑर्बिट में सारे 55 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके गिर्द उतने ही इलेक्ट्रॉन होते नहीं, घूम रहे होते हैं। और जिस रास्ते में वो घूम रहे होते हैं, जो उनका रास्ता होता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अब अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द इस तरह से बनाया जाता है, सर्किल में ऐसे इस तरह बनाया जाता है एक सर्कुलर पाथ, एक रास्ता। इस रास्ते में कौन होते हैं? कौन घूम रहे होते हैं? यहाँ मैं ये माइनस साइन बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। ये घूम रहा है इसके अंदर, कौन? इलेक्ट्रॉन। इस तरह एक, और इसको मैं क्या, इसको बोलते हैं, जो मैंने सर्किल बनाया इसको बोलते हैं क्या? ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में सारे 55 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि एक न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। जिस तरह ये पहला ऑर्बिट है तो इसके बाद एक और इससे बड़ा ऑर्बिट होगा इस तरह से,
तो इस तरह 2 ऑर्बिट है, 3 4 5 6 बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। और इस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है उन ऑर्बिट्स के अंदर। एक ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है। सही। अब सीजियम एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बताए मैंने? 55। तो इसका मतलब ये है कि उस न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 55। उन 55 इलेक्ट्रॉन में से जो 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी 54 इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से इतना जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए से मुराद ये कि वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काट रहे हैं ना, तो उससे अट्रैक्ट हुए हैं। उससे वो क्या हुए हुए कि हम उन 54 इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दो तो एटम से बाहर नहीं निकाल पाते या उनको उनकी जगह चेंज नहीं कर पाते। जिस तरह मैंने बोला ना, एक्साइटेड करना है, एनर्जी दो तो वो ऊपर आ जाए। उन 54 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं डिस्टर्ब कर पाते क्योंकि उनकी बॉन्डिंग न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपनी तरफ। जिस तरह सूरज क्या करता है? तमाम प्लैनेट्स को अपने गिर्द घुमाता है तो खींच के रखता है ना, कोई प्लैनेट दूर नहीं जाता। तो इन 55 इलेक्ट्रॉन में से 54 तो अट्रैक्टेड है, बाउंड है। एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि असल में कहाँ होता है? न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। कहाँ होता है? हाँ, अब देखो, अगर कोई बहुत दूर है न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ करीब वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का असर ज़्यादा होगा या दूर वाले इलेक्ट्रॉन पे? करीब वाले पे ज़्यादा होगा, दूर वाले पे उसका असर क्या होगा? कम होगा। तो आराम से उस अकेले भटके हुए तन्हा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लालच देके न्यूक्लियस से दूर और दूर लाया जा सकता है। जैसे अब 1 मिनट मान लेना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये वही इलेक्ट्रॉन है जो तन्हा अकेला भटका हुआ इलेक्ट्रॉन था। बाकी 54 मैंने नहीं बनाए, मैं समझाने के लिए मैंने बोला ये वो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है। हम इसको बड़ी आसानी से भटका सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी देंगे। वो एनर्जी किस शक्ल में देंगे? ऊपर मैंने लिखा था क्या? माइक्रोवेव। इस पे एनर्जी रख डालेंगे। जैसे किसी पे टॉर्च मारते हैं ना, टॉर्च मारते उस पर रोशनी पड़ रही होती है, तो रोशनी उसको क्या दे रही है? एनर्जी दे। हम इसको क्या देंगे? माइक्रोवेव की एनर्जी। उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगाकर आ जाएगा अपने से एक ऊपर वाले ऑर्बिट में। कहाँ जाएगा? एनर्जी लोग देखो, मिसाल है, तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए क्या चाहिए? सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी। पैर होंगे भी ना, लेकिन अगर एनर्जी नहीं होगी ऊपर नहीं चढ़ोगे तुम। तो एनर्जी का क्या काम है? देखो, हार्डवेयर होगा तो ही सॉफ्टवेयर का काम है ना। तो तुम्हारे पैर तुम्हारे हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर तुम्हारी क्या है? एनर्जी। दोनों का काम ज़रूरी है। हाँ, ये अब तुम्हारे पास एनर्जी है लेकिन पैर नहीं है। सही बात है, नहीं जा सकते, लेकिन पैर हैं और एनर्जी नहीं है। सही है। तो हाँ, दोनों का बिल्कुल होना ज़रूरी है। जैसे जिस्म के साथ रूह का होना ज़रूरी है ना, तो वही हार्डवेयर के साथ। अब बग़ैर रूह के जिस्म किस काबिल है? तो रूह हमारी क्या है? रूह हमारी एनर्जी नहीं, रूह हाँ सॉफ्टवेयर है या फिर हमारी एनर्जी है। सही है। और जिस्म हमारा क्या है? हार्डवेयर है। सही है। तो बेटा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं ना तो वो ऊपर चले जाता है एनर्जी लेके, लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम में अपनी औकात में वापस आ जाता है और दोबारा नीचे गिर जाता है। जब वो दोबारा नीचे गिरेगा, भाई देखो, आपको पैसा मिला, आप घूमने गए, पैसा खर्च हो गया, तो क्या होगा? वापस घर आओगे ना, तो वो भी वापस घर आएगा। जब वापस घर आएगा तो अपनी एनर्जी को ज़ाया करेगा, बाहर एमिट करेगा। जो हमने उसको दी थी ना, वो वापस आ गई, मतलब उसके पास नहीं रही ना, उसके पास अब वो एनर्जी। तो इसका मतलब उसने वो एनर्जी को बाहर फेंक दिया, यानी एमिट कर दिया। सही है। अब जब वो वापस आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो जो रेडिएशन हमने दी थी उसी तरह की रेडिएशन हमें रिसीव होगी। यहाँ तक बात समझ आ रही? एक इलेक्ट्रॉन जो भटका हुआ था उसको हमने रेडिएशन दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? एटम। देखो, जो भी चीज़ है ना, जो भी मैटर है, जो भी एलिमेंट है, जैसा सीजियम है ना, सीजियम एक एलिमेंट का नाम है। जैसा कार्बन है और उसके अलावा स्टील है, एल्यूमिनियम है, हर एक एलिमेंट है। तो सीजियम भी एक एलिमेंट का नाम है। ये होता क्या है कि जगह होने की बात नहीं है, ये एलिमेंट हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन अब ये वो एलिमेंट नहीं जो हम घर में आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये घरेलू एलिमेंट नहीं जिसको मैं तुम्हें दिखा सकूँ। जिस तरह आप घड़ी पहनते हो, घड़ी में अक्सर आपने देखा होगा रात में घड़ी जो चमकने वाली घड़ी होती है उसमें ग्रीन कलर का एक एलिमेंट लगा होता है, वो इसी तरह का एलिमेंट, उसका नाम होता है रेडियम। बहुत छोटा सा एलिमेंट है, हरे कलर की रोशनी उसमें से निकल रही होती है, क्या कहलाता है वो? रेडियम। उसी तरह सीजियम होता है। हमारी पूरी दुनिया ना, सुनो, एलिमेंट से भरी हुई है। हम एलिमेंट्स की तो इस्तेमाल करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड में, कुछ गैस फॉर्म में होते हैं।
तो अभी हम जो सीजियम एटम की बात कर रहे हैं, उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस उसमें 55 प्रोटॉन है और उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितने 55 है, जिनमें से 54 टाइटली बाउंड है, लास्ट वाला दूर है ना तो आज़ाद है, उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, एक्साइटेड हो जाएगा और थोड़ी देर में जब घर वापस आएगा अपने तो एनर्जी को एमिट करेगा। अब वो एनर्जी वो एमिट करेगा ना, उसको सुनो, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको नोट करेंगे, उसको क्या करेंगे, अब सुनो उसको, अब यहाँ तक बात समझ लो। अब जब हम उसको नोट करेंगे ना तो फिर हमें वो वाली वैल्यू रिसीव होगी जो वैल्यू मैंने भी आपको लिखवाई थी। अब एक बात और सुनो, जब मैं बात कर रहा हूँ रेडिएशंस की, किसकी बात कर रहा हूँ, तो जब वर्ड रेडिएशंस का आता है तो रेडिएशंस के अंदर होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक होता है वाइब्रेशन से। किससे होता है? हाँ, कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ना, जिस तरह हाथ ऐसे हिलता है, वाइब्रेशन। अब सुनो, 1 सेकंड में आपका हाथ, मिसाल के तौर पे आपका हाथ है, 1 सेकंड में ये कितनी बार ऐसे मूव कर लेगा? अगर ये 1 सेकंड में 1000 बार मूव कर लेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1000। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? वाइब्रेशन से होता है। और जितनी रेडिएशंस हमें रिसीव होती है ना, इन सब में क्या होती है? इन सब में होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होती है? वाइब्रेशंस। है ये? तो 1 सेकंड क्या हुआ? सुनो, अब साइंटिस्ट ने बोला कि 1 सेकंड ये है कि जो रेडिएशन हमें रिसीव होती है ना, जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर आता है, एनर्जी इमिट करता है, तो जो रेडिएशन हमें रिसीव होती है ना, उस रेडिएशन के अंदर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ तादाद, जिस तरह मेरा हाथ इतनी बार वाइब्रेट कर रहा है, तो वो कितनी वाइब्रेशन है, वो ये वाला नंबर है जो भी मैंने आपको लिखवाया। क्या था? 9,192 मिलियन और 631,700 इतने टाइम्स वाइब्रेशन होती है उस एटम के अंदर जब वो रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो इस कांस्टेंट इतनी वाइब्रेशन जितने टाइम में हुई या जितने टाइम में होती हैं, वो छोटा सा टाइम, हालांकि बहुत सारी वाइब्रेशन है लेकिन ये सारा रेडिएशन का मामला बहुत फास्ट होता है। तो इतनी सारी रेडिएशन कितने टाइम में होती हैं? जस्ट 1 सेकंड में। तो उस टाइम ड्यूरेशन को, जिसमें इतनी वाइब्रेशन होती है, जब किसी सीजियम एटम से एनर्जी इमिट करती है, तो उतने टाइम ड्यूरेशन के टाइम को बोलते हैं क्या? 1 सेकंड। क्या बोलेंगे? किसको? ये जो तादाद है, ये इसको बोलते हैं वाइब्रेशंस। हाँ, ये वाइब्रेशंस है। देखो, जब बात रेडिएशन की करता हूँ ना, तो रेडिएशन में होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में होता है वाइब्रेशन। ये सारी बातें थोड़ा डिटेल वाली जब आप इनके एग्जैक्ट टॉपिक्स पाओगे, जब आप पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ एक डेफिनेशन को समझाना था, तो इसलिए मैंने आपको बहुत थोड़ा ऐसा मतलब डिटेल में नहीं बताया, मैंने शॉर्टली बताया कि जब रेडिएशन है तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। तो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं जिसको बोलते हैं कि इतने टाइम जितना इतनी वाइब्रेशन जितना टाइम लेंगी, वो टाइम कहलाएगा क्या? 1 सेकंड कहलाएगा। हाँ, अब देखो, इसकी मिसाल सिर्फ यूँ ले लो कि इस तादाद, इतनी बार आप, या इतने चक्कर कह लो, मिसाल के तौर पे आप घर से बाजार के 10 चक्कर लगा रहे हो, उस 10 चक्कर में जितना टाइम लग रहा है, मैं कह रहा हूँ मान लो वो 1 सेकंड है, तो आप 10 चक्कर नहीं लगा रहे हो, कितने चक्कर लगा रहे हो? घर से बाजार, बाजार से घर। अच्छा, घर से बाजार गए, बाजार से घर आए, ये एक वाइब्रेशन है, एक पूरा चक्कर एक वाइब्रेशन है। आपने इतने चक्कर काटे हैं, एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, इतने चक्कर काटने में जो टाइम लगा, आपको नहीं, रेडिएशंस को, क्योंकि रेडिएशन बहुत फास्ट होती हैं, तो वो टाइम कितना होगा? 1 सेकंड होगा। ठीक है, तो इसको ज़रा नोट करो, डेफिनेशन को भी वहाँ मार्क करो। अब इसके बाद जल्दी से छोटी छोटी बातें नोट करो कि आपके पास अगला टॉपिक आ रहा है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है? देखो, अ स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। हाँ भाई, और नहीं, स्टॉप वॉच क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या आपको ये नोट करना होता है कि यार ये काम कितने टाइम में होगा, तो जब वो काम स्टार्ट होता है तो आप बटन दबा देते हैं, ऑन हो जाती है स्टॉप वॉच, टाइम चलता रहता है। जब काम ख़त्म हो जाता है स्टॉप करते हैं, फिर टाइम नोट कर लेते हैं। तो स्टॉप वॉच क्या करती है? दो इवेंट्स का मतलब है एक चीज़ का शुरू होना, एक चीज़ का ख़त्म होना, उनके दरमियान कितना वक्त लगता है उसको कौन बताता है? स्टॉप वॉच बताती है। फिर इसी में नोट करो, आगे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
स्टॉप वॉच। कौन कौन सी हैं? मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल। मैकेनिकल वो है जो स्प्रिंग से चलती है और एनालॉग, और डिजिटल वो है जो आईसी सर्किट की मदद से चलती है, जो अमूमन हमारे मोबाइल के अंदर भी होती है या अलग से भी लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होती है। छोटी सी डिवाइस है, डिजिट्स चल रहे होते हैं उसके अंदर। एक बटन ऑन का होता है, एक ऑफ का होता है, एक रीसेट का बटन उसके अंदर होता है। इस तरह हर स्टॉप वॉच में एक ऑन है, एक ऑफ है और एक रीसेट। रीसेट क्या करता है? उसको दोबारा जीरो पे ले आता है। ठीक है, इसमें नहीं है, सब में होता है। ये एनालॉग में नॉब होती है, ऊपर बटन, वो प्रेस करते हैं स्टार्ट, फिर प्रेस करते हैं बंद। एक और बटन होता है, उससे वो रीसेट हो जाती है, दोबारा अपने जीरो पे आ जाती है। इतना नोट कर लो। अच्छा, स्टॉप वॉच की डेफिनेशन और उसके टाइप्स, बस इतना काफ़ी है, ये नोट कर लो। और स्टॉप वॉच की टाइप्स दो हैं, कौन सी? मैकेनिकल और डिजिटल, बस। ठीक है, अच्छा अब एक सेकेंड रुको। पेज नंबर 13 पे जो ये लिखा हुआ है ना मैकेनिकल, ये जिसको एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं, उसके बारे में एक लाइन है, वो मार्क करो, उसको समझा रहा हूँ। लिखा हुआ है पेज नंबर 13 पे मैकेनिकल स्टॉप वॉच। पेपर में कोई ख़ास नहीं पूछता, लेकिन ये एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं मार्क करवा रहा हूँ। क्या? अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड। यानी ये जो मैकेनिकल वाली है ना, एनालॉग वाली है जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ये कम से कम जो टाइम नोट कर सकती है ना 0.1। ये लाइन मार्क कर लो, ये याद भी कर लेना, समझ भी लेना, ये आपके एमसीक्यूज़ में काम आ सकती है। और इसी तरह से अगला कौन है? डिजिटल वाला। तो मुझे बताओ, डिजिटल ज़्यादा फास्ट होगा या एनालॉग? वो और अच्छा और कम से कम टाइम को मेजर कर लेगा। तो देखो उसमें लिखा हुआ है डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल ऑफ अप टू 0.01 सेकेंड। एक जीरो ज़्यादा है, इसका मतलब है उससे छोटी वैल्यू है। सही है जी, चले बस इसको यहाँ तक नोट करें। और रुक जाओ, अभी मैंने इसको बोला है वीडियो। अच्छा अब देखो, अब करना क्या है कि फ़िलहाल चलो इसको यहाँ रोकते हैं, लेकिन काम जो अगला है वो समझ लो कि पेज नंबर 15 जो है ना, पेज नंबर 15 पे आओ, वहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो लिखा हुआ है। ज़रा इसको जल्दी से समझ लो, जिस तरह मैंने आपको लेंथ के लिए समझाया था ना, ये भी याद रखना। देखो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? लिखा हुआ है 60 मिनट। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? ये भी याद रखना। अच्छा, इनको कन्वर्ट करना भी सीखना है। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद रखो कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। सही है? और 1 मिनट में 60 सेकंड। और अच्छा, अब आपको पता है टाइम के यूनिट सेकंड से बड़े भी हैं, सेकंड से, देखो सेकंड से बड़े जो है ना वो कौन है? वो है मिनट और आवर। सेकंड से छोटे कौन है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। सही है? वो इसमें नहीं है, अभी हम आगे इसका पूरा प्रीफिक्स मिलेगा। 1 सेकेंड में 1000, इधर देखो, 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड और 1 सेकेंड में 1 मिलियन माइक्रो सेकेंड। वही बात है, 1000 का फर्क आ रहा है। ये वाली बातें यहाँ नोट कर लो। अब देखो, आपको ये येलो बॉक्स दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट। ये 3 सवाल है, बड़े आसान है। पहला सवाल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज टू मेजर हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अपने दोस्त की हाइट नापनी हो या अपनी हाइट नापनी हो, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करोगे? लेंथ किससे नापते हैं? इंच टेप से हाइट नापोगे लड़के की। कभी हॉस्पिटल या डॉक्टर के क्लिनिक में आपने नोट किया होगा, दीवार पे एक स्केल लगा हुआ होता है और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ऐसे रॉड होती है जो ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड करती है। आप यहाँ खड़े होगे तो वो रॉड यहाँ फिक्स कर देगा, फिर आपकी हाइट नोट कर लेगा। उसको कहते हैं स्टेडियोमीटर। क्या बोलते हैं? इसको नोट कर लो, इसका जवाब नोट कर लो। आई विल यूज स्टेडियोमीटर टू मेजर हाइट ऑफ माई फ्रेंड। स्टेडियोमीटर, ये दीवार में फिक्स एक स्केल होता है जिसके ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ होता है, जिसके मुताबिक हम इंसान की हाइट मेजर करते हैं। और इसी तरह तीसरा वाला भी नोट कर लो। दूसरा वाला मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कराऊंगा, अभी तीसरा भी नोट कर लो। ये पहला था, ये तीसरा। तीसरा वाला क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज टू मेजर यूर मास। अपने मास को मेजर करने के लिए, तुम्हारा वजन कितना है बताओ, क्या इस्तेमाल करोगे? फिजिकल बैलेंस,
वो जो हमने मैं सीखना है। तराजू नहीं बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेट जो पीछे भी नाम आ रहा था। जब आप वेट अपना करते हो तो डिजिटल पे करते हो ना, उसके ऊपर खड़े हो जाते हो। हाँ, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कह सकते हो उसको, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, क्योंकि इसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं और ये हमारे वज़न को बैलेंस करके हमारी वैल्यू को बताता है वेट की। सो लिहाजा इसमें बैलेंसिंग ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट चलता है। सो आई विल यूज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर माई मास। अच्छा, अब दूसरे वाले सवाल को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें हमने कन्वर्जन करनी है कि घंटे को यानी आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ तक जितने काम किए उसमें ख़ास बातें क्या हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ मास और स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये 3 खास डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। पेपर में पूछ सकता है डिफाइन द फॉलोइंग। क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये 3 डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना।